हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमारा समर कैंप चल रहा है और समर कैंप में हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और हायर क्लासेस के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं। तो हम बात कर रहे थे बच्चों लास्ट लेक्चर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो हमने एक इंट्रोडक्शन तो देख लिया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में आगे इनको देखते हैं। तो हम मेटल के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। तो हमने देखा कि मेटल को एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमने देखा ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम 2-3 ग्रुप में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे, बाकी हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर इस इमेज को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी है जो आपने अपनी डेली लाइफ में देखी होगी। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से गोल्ड की ज्वेलरी आपने देखी होगी, कॉपर वायर आपने देखी होगी। ठीक है, सिल्वर के ऐसे पीसेस आपने देखे होंगे, आयरन नेल्स आपने देखी होंगी, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स आपने देखे होंगे। ठीक, तो ये सभी क्या है? ये सभी है मेटल्स। ठीक है, किससे बने हुए हैं? मेटल से बने हुए हैं। इनमें से कुछ मेटल को आप भली भांति जानते हो, जैसे इसको आप जानते हो, ये क्या है? ये है गोल्ड। इसको भी आप जानते हो, ये क्या है? एल्यूमिनियम से बना हुआ है। ठीक है, तो आज लेक्चर के एंड तक आपको कम से कम 8 से 10 मेटल, 8 से 10 नॉन मेटल तो याद करने ही है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये अगर आयरन नेल की बात की जाए तो आयरन नेल यानी कि आयरन, आयरन से बना है ना, लोहे से बना हुआ है। लोहे की ये जो कील इसे कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट ये है कॉपर, और ये आई थिंक सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल। ठीक, तो यहाँ पर कुछ मेटल ये आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलिमेंट का दूसरा क्लासिफिकेशन जो कि है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में आपको डायमंड, कोल, ठीक है, सल्फर, आयोडीन, ये सारी चीजें दिख रही होंगी। तो ये सभी क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल होते हैं। तो ये तो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की थी कि एक पीरियोडिक टेबल है, उसमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके एलिमेंट्स के लिए बनाई गई है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एलिमेंट के अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए। ठीक है, कई सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उनमें से एक क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस टाइम पर, वो था मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो काफी ज्यादा हेल्पफुल थी उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद ये हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, फिर ये आई जो अभी तक चल रही है, इसमें ये काफी सुटेबल थी। ठीक है, इसीलिए इसको कंसिडर किया गया और अभी तक किया जा रहा है। ठीक, अच्छा, इतना समझ गए हैं तो ये थोड़ा बहुत जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आप क्लास 9th में जाएंगे, फिर क्लास 10th में जाएंगे, तो वहां पर आपको ये पढ़ना है। ठीक है, वहां पर आपको मेटल्स भी पढ़ने हैं, नॉन मेटल्स भी पढ़ने हैं, उनकी रिएक्शंस भी पढ़नी है। तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल होती है। अब इस पीरियोडिक टेबल की खास बात यह है, इसमें क्या है, अलग अलग मेटल को क्लासिफाई कर रखा है और अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये दो क्या शो करते हैं, हमारा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। अच्छा, यहाँ से नीचे इस तरीके से ये होते हैं हमारे ग्रुप्स, और इस तरीके से ये क्या है, हमारे पीरियड्स। तो टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे टोटल 18 ग्रुप्स। ठीक है, और पीरियड्स की अगर आप बात करोगे तो टोटल 7 पीरियड्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब आप कहेंगे कि ये दो क्या है, अलग से पीरियड है ना, ये दो भी तो है अलग से। नहीं, देखो ये दो, ये वाला बच्चों यहाँ पर है, अब यहाँ पर, और ये वाला जो है यहाँ पर है ना, कलर से भी आप मैच कर सकते हो। अब ऐसा क्यों है कि ये लेंथेनॉइड है, इसे लेंथेनॉइड कहा जाता है, लेंथेनॉइड सीरीज, और इसे एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। तो ये हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो ये अलग से इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि अगर इन्हें यहाँ पर रखा जाता, तो अगर आप ध्यान से देखो पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को, अगर इन दोनों को हम यहाँ पर रखते तो पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, अच्छे से जो है कह सकते हैं हम कि इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता।
इसीलिए इनको अलग से रखा गया है। बाकी इन सभी की सेम प्रॉपर्टीज होते हैं, सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसीलिए भी इन्हें अलग रखा गया है। लेकिन एक्चुअल में है ये दोनों यहाँ पर ही, ठीक है। लेकिन वैसे अगर देखो तो बस इसकी स्टडी आसान हो सके इसीलिए इन्हें अलग से रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग पीरियड या अलग ग्रुप से, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों, ये 6th पीरियड से है, ये 7th पीरियड से। इस ग्रुप की बात करें तो दोनों ही 3rd ग्रुप के हैं, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इधर हमारे जो भी 1st और 2nd ग्रुप के जो भी मेटल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो सोडियम और पोटेशियम भी यहाँ पर है। तो ये जो 1st और 2nd ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ये सारे ही मेटल्स हैं। एक एल्कलाई मेटल्स और एक को कहा जाता है एल्कलाई अर्थ मेटल्स। ये वाले हैं बच्चों एल्कलाई मेटल्स और ये वाले हैं एल्कलाई अर्थ मेटल्स। अब ये जो दोनों मेटल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, दोनों सीरीज के मेटल। वहीं अगर हम इस सीरीज में आए, यहाँ पर 13 से 18 तक अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटेलॉइड्स हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉक को कहा जाता है पी ब्लॉक। यहाँ पर ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव नहीं होते। यहाँ पर हाईली रिएक्टिव होते हैं, यहाँ पर हाईली रिएक्टिव नहीं होते। फिर आते हैं हम इस बीच के पोर्शन में जिसे डी ब्लॉक कहा जाता है, और इन दोनों को अलग कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये डी ब्लॉक जो है ये सारे ही हमारे क्या है, मेटल्स हैं। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव के बीच में इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिस्ट करती है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा और रीजन भी है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और इस ब्लॉक को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर भी सारे क्या है, मेटल्स हैं, आपको देखने को मिलेगा। आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, कैडमियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, ठीक है, टंगस्टन है। तो ये सारे ही क्या है, हमारे मेटल्स हैं। अच्छा, सिर्फ इन्हीं मेटल्स को क्यों हमने कहा कि हमने आयरन कोबाल्ट इन्हीं की बात क्यों की है, और मेटल को हम क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इन मेटल के नाम अभी तक आपने सुने नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया, एक आइडिया हो गया है कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, कैसे दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल को। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। बेसिक चीजें यानी कि जैसे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, मेटल और नॉन मेटल। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का भी एक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है, कैसे इसमें मेटल्स को मेटल को क्लासिफाई करके जो मेटल और नॉन मेटल के अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है। इतना हमने देख लिया है। अब बात करते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज की। अब मेटल की, जैसे हम यहाँ पर अलग अलग मेटल देख पा रहे हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो मेटल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेटल की स्टेट के बारे में बात करते हैं। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। जैसे अगर आपने कोई सिल्वर का ब्रेसलेट पहना है, या सिल्वर की कोई चेन पहनी है, या गोल्ड की कोई चेन पहनी है, या गोल्ड की कोई रिंग पहनी है, या आपने किसी को गोल्ड की कोई ज्वेलरी या सिल्वर की कोई ज्वेलरी पहने हुए देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा, तो क्या आपने क्या देखा है कि वो जो गोल्ड की ज्वेलरी है, सिल्वर की ज्वेलरी है, वो क्या है, सॉफ्ट होती है क्या बहुत ज्यादा? क्या वो पिघलने लग जाती है क्या रूम टेम्परेचर पर? बिल्कुल भी नहीं। कैसे होते हैं ये? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, है ना। आपने कभी किसी को पानी वाली ज्वेलरी पहने हुए देखा है? नहीं देखा है ना। तो यानी कि जो मेटल्स होते हैं, जैसे आप आयरन की बात करो, या आपके घरों में जो बर्तन है ना, बर्तन भी तो क्या है, मेटल से बने हुए। जैसे एल्यूमिनियम के जो भी हमारे यूटेंसिल्स हैं, इसके अलावा आयरन की रेलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जो आयरन से बनी हुई हैं। अगर हम उन सभी को देखते हैं तो क्या दिखता है कि वो सभी जो है रूम टेम्परेचर पर कैसे हैं, सॉलिड है। क्या आपने उनमें से किसी को लिक्विड या गैसियस स्टेट में देखा है? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि वो हमेशा कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं मेटल्स, ठीक है। तो ये सारे मेटल आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शनल केस है। वो एक्सेप्शनल केस है मरकरी। जब हम मरकरी की बात करते हैं, जब हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी भी क्या है, एक मेटल है। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में ही है। जैसे अब यहाँ पर देखो, ये सारे मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में भी है। यहाँ तक कि जो मेटल हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखे थे, जिसमें आयरन था, गोल्ड था, सिल्वर था, तो ये सभी मेटल कैसे हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ मेटल, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है लिक्विड स्टेट में। अब मरकरी का यूज आपको पता होगा बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था
कि मरकरी थर्मोमीटर में यूज किया जाता है किस वजह से, इसके लिक्विड होने की वजह से ही। ठीक है, तो थर्मोमीटर आप जानते हैं जिसको टेम्परेचर, जब आपको फीवर होता है या किसी भी चीज का टेम्परेचर आपको मेजर करना है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। तो उसमें एक रेड रेड वो दिखा है ना आपने, है ना, वो मेटल, वो वही क्या होता है, वही हमारा मरकरी मेटल होता है। क्लियर है? तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर मेटल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। हैव अ शाइनी सरफेस व्हेन फ्रेशली कट। तो ये जो मेटल है ये लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस यानी कि इनमें एक चमक होती है। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि शाइनी सरफेस, तो इनका जो सरफेस है वो कैसा होता है, शाइनी होता है। और ये जो शाइनी इनकी प्रॉपर्टी है इसे कहा जाता है बच्चों मेटेलिक लस्टर। क्या कहा जाता है, मेटेलिक लस्टर इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेटल्स जो है जब फ्रेशली कट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो हमारे मेटल्स हैं जिनको हमने अक्सर देखा है, जैसे आप गोल्ड की बात कर लें या सिल्वर की बात कर लें या आप किसी आयरन आर्टिकल की बात कर लें, तो आपने देखा होगा कि जब हम नया नया लेकर के आते हैं, जब वो फ्रेश होते हैं तो कैसे होते हैं, तो एकदम चमकदार होते हैं, एकदम शाइनी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो अपनी चमक को खो देते हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आप कम चमक, ऐसा नहीं है कि आप चमकदार बिल्कुल ही नहीं है, चमकदार थोड़ा बहुत है लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत कम, यानी कि बहुत हद तक वो थोड़ा धीरे धीरे डल होने लगते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई गोल्ड की ज्वेलरी देखी, आपने अपनी मदर्स के पास या अपने फादर के पास कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी देखी हो, कोई रिंग देखी हो या कोई भी आपने गोल्ड ज्वेलरी देखी हो, तो आपने देखा है कि जब वो नई नई ज्वेलरी होती है तब तो वो काफी ज्यादा चमकदार, काफी शाइनी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो डल होने लगती है। या आपने आयरन की कोई चीज देखी हो, या आपने देखा होगा जब आपके घर बनता है तो रेलिंग जो लगाई जाती है, तो वो आयरन की रेलिंग अगर लगाई गई है तो आपने देखा होगा नई नई जब लगाई जाती तब तो वो काफी चमकदार होती, लेकिन कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे डल होने लगती है। ठीक है, तो अभी डल वाले पोर्शन पे हमें बात नहीं करनी, उसको हम आगे जब हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल कोरोड कैसे होते हैं, वहां पर हम बात करेंगे डल होने की मेटल्स की। ठीक है, फिलहाल हमें ये समझना है कि मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है, शाइनी यानी कि लस्टरस होते हैं। उस लस्टर को हम क्या कह सकते हैं, मेटालिक लस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। क्या बोलते हैं उस लस्टर को, हम कहते हैं उस लस्टर को मेटालिक लस्टर। तो मेटल जो है वो लस्टरस होते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल मेटल के कंपैरिजन में डल होते हैं। तो फ्रेशली कट मेटल जो है वो ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, ज्यादा लस्टरस होते हैं। ठीक है, जो कुछ समय तक रह जाते हैं या कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो वो डल क्यों होने लगते हैं, क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, मॉइस्चर होता है, तो उसके साथ वो रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं और धीरे धीरे जो उनका लस्टरस नेचर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट कि इनका सरफेस क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है जब ये फ्रेशली कट होते हैं। ठीक है, ताजा कटे, फ्रेशली कट का मतलब है ताजा कटे हुए मेटल्स। ठीक है, तो आप किसी भी लोहे के रॉड को ले लो, बिल्कुल आप ले सकते हैं, जो कोई पुराना रॉड भी अगर पहले से भी कोई रॉड है उसको आप बीच से काटिए, तो जहां से आप उसे काटेंगे तो आप क्या देखोगे, जिस बीच से आपने जिसे काटा है उसके जो दो एंड्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या दिखेंगे आपको, जो फ्रेशली कट होंगे वो क्या दिखेंगे आपको, ज्यादा शाइनी दिखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर और कॉपर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर होते हैं। तो आपने देखा होगा ज्यादातर जो हमारी वायर्स होती हैं, वायरिंग की जाती है ना घरों में, तो ज्यादातर जो वायर्स होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं, कॉपर से बनाई जाती हैं, क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तो हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक ये बैटरी लगाई, बैटरी से बल्ब कनेक्ट किया है और यहाँ पर हमने कनेक्ट किया हुआ है वुड। ठीक है, तो जब वुड हमने कनेक्ट किया तो ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। इसकी जगह अगर हम यहाँ पर कॉपर कनेक्ट करें या सिल्वर कनेक्ट करें तो ये बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि
मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कंडक्टिव एलिमेंट के बारे में, तो वो होते हैं हमारे मेटल्स, ठीक है। जैसे सिल्वर हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिल्वर के बाद आता है बच्चों कॉपर, देन गोल्ड, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रोडियम, सोडियम और इरिडियम। ये कुछ मेटल हैं जो बेस्ट कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, रोडियम, ठीक है। इस तरीके से इरिडियम, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ध्यान रखना है सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। इसके अलावा तो इलेक्ट्रिसिटी का तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी के तो ये बेस्ट कंडक्टर हैं ही। हीट के कंडक्टर क्यों कह रहे हैं हम, हीट को कैसे ये कंडक्ट करते हैं, सोचिए इस बारे में, हीट को कैसे ये कंडक्ट करेंगे। तो इसके लिए लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, उस एक्टिविटी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 टम्बलर लेने हैं, ठीक है। 2 टम्बलर हमने ले लिए हैं, चलो 2 टम्बलर हमने ले लिए हैं। एक है टम्बलर ए और एक है टम्बलर बी। अब ये ग्लास के टम्बलर है, तो इन्हें ग्लास कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह लेते हैं ग्लास। अब हमें क्या करना है, दोनों में सेम टेम्परेचर पर, सेम टाइम सेम टेम्परेचर पर दोनों में क्या करना है, हॉट वाटर फिल करना है। अच्छा, हॉट वाटर फिल करने से पहले आप क्या कर, चलो हॉट वाटर फिल करना, क्या कर लेंगे, हॉट वाटर यहाँ पर फिल कर लेंगे दोनों में, ठीक है। ये क्या है, हॉट वाटर, ठीक। तो दोनों में हमने क्या कर लिया है, हॉट वाटर को फिल कर लिया है, सेम टेम्परेचर पे सेम टाइम पे। ऐसे नहीं कि इसमें पहले डाल दिया इसके बाद नहीं, सेम टाइम पे हमने डाला, सेम टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा यहाँ पर कम, नहीं, सेम टेम्परेचर सेम टाइम, सेम टेम्परेचर की कंडीशंस पर हमने इसमें क्या डाला है, वार्म या बहुत ज्यादा गर्म पानी, हॉट वाटर हमने डाला है दोनों में। अब हमने क्या किया, दोनों में क्या कर लिया, एक एक स्पून डाल दिया। अब इसमें हमने डाल दिया एक मेटल का स्पून, ठीक है। ये क्या है, ये है मेटल स्पून। सेम यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, एक स्पून डाल दिया, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पून हमने डाला, ये क्या था, ये था वुड का स्पून, ठीक है, वुडन स्पून, वुडन स्पून। तो यहाँ पर हमने एक मेटल स्पून डाल दिया, एक वुडन स्पून डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब 5 मिनट तक हमें वेट करना है, और 5 मिनट के बाद हमें यहाँ पर इसको चेक करना है। तो 5 मिनट के बाद जब हम बी की तरफ जाएंगे और बी को ऊपर से इसका ये जो स्पून है, ठीक है, ये जो स्पून था, इस स्पून को पकड़ेंगे, तो हम क्या देखेंगे बच्चों, ये जो स्पून है, ये जो स्पून है ये ठंडा ही होगा, जो ऐसा इसका टेम्परेचर पहले था स्पून का वैसा ही है। लेकिन इस स्पून को बाहर निकाल करके जब हम इसके नीचे से, है ना, ये जो एंड पार्ट है इसका, जहां से हमने डिप किया हुआ था इसको, उतने पोर्शन को जब हम टच करेंगे तो वो हमें गर्म महसूस होगा, ठीक है, वो गर्म महसूस होगा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो है वो गर्म महसूस नहीं होगा। ऐसा क्यों है, गर्म महसूस इसीलिए होगा, जितना पार्ट हमने पानी में डुबोया है उतने पार्ट को क्या होगा, उतना पार्ट गर्म हो जाएगा, हॉट वाटर था क्योंकि, है ना, गर्म पानी के साथ उतना पार्ट भी गर्म हो जाएगा, इसीलिए उतना पार्ट क्या होगा, हॉट होगा जब हम उसे टच करेंगे। और उसके ऊपर का जो पार्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, उसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की, अगर हम इस वुडन स्पून को देखेंगे तो ये वुडन स्पून तो केवल इतना ही गर्म होगा, ऊपर से क्या होगा, पूरा ठंडा होगा। लेकिन जब हम इस मेटल स्पून की बात करेंगे, तो जबकि हमने इसको भी इतना ही डुबोया था, इतना ही इस पानी में इमर्स किया था जितना हमने वुडन स्पून को किया था, सेम टेम्परेचर था, सेम टाइम पे रखा था, लेकिन ये जो मेटल स्पून है ये पूरा का पूरा हॉट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो ये पूरी हीट कंडक्ट करेगा, है ना, इसलिए स्पून का जो एंड है वो भी बराबर ही हॉट होगा, ठीक है। जितना नीचे से हॉट होगा उतना ही ऊपर से भी हॉट होगा, यानी कि मेटल स्पून तो पूरा हॉट होगा, लेकिन ये जो वुडन स्पून है ये आधा ही होगा जितना इमर्स किया गया पानी में, बाकी नहीं, क्योंकि ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट था
जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, कंडक्टिविटी को। तो यहाँ पर दो चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। अगर हम देखें गुड कंडक्टर किसके होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सिल्वर सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बाकी ये सारे मेटल्स भी होते हैं। वहीं अगर हम बात करें हीट की, तो ये सारे हीट के कंडक्टर्स भी होते हैं। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।